Okay, so welcome again on the black screen. आ, आपने इससे पहले जो बोर्ड पे वीडियो देखा है तो वहाँ मुझे लगता है आपने काफ़ी कोई चीज़ें समझ ली होंगी। तो एक बार ज़रा सा चीज़ों को फिर से हम लोग आगे लेते हैं कुछ चीज़ें और फिर आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग देखा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिकली एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो आपके पास एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। एमीटर जो होता है वो हैविली डोप्ड होता है। उसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इम्प्योरिटी जो आप मिलाते हो जिससे उसको एन टाइप का बनाते हो तो वो इम्प्योरिटी आइटम ज़्यादा होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे। ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाओगे तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रोवाइड होते हैं इम्प्योरिटी से, जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और वही इलेक्ट्रॉन चूँकि हमें आगे बेस से होकर कलेक्टर तक भेजने हैं। तो एक तरह से एमीटर जो होता है वो प्रोवाइडर है। जैसे फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में प्रोटेक्शन होता है, जैसे एमीटर में जो डोप्ड एलिमेंट होते हैं, डोप्ड चार्जेस होते हैं, वही आगे जाके फ्लो करते हैं बेस से होते हुए कलेक्टर तक। तो हमें चूंकि चार्ज प्रोवाइड करने होते हैं इसीलिए हम उस चार्ज प्रोवाइडिंग रीजन यानी एमीटर का डोपिंग ज़्यादा रखते हैं। जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, उसकी डोपिंग कम होती है। क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि जो एमीटर से चार्ज आएंगे उनको कलेक्ट करना, बेस से होते हुए वो कलेक्टर पे आएंगे तो कलेक्टर का काम कलेक्ट करना होता है। इसीलिए उसका एरिया ज़्यादा होता है। जो कलेक्टर का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है। अगर मैं ऊपर डायग्राम में दिखाऊं तो आपका ये जो हिस्सा जहां आप देख रहे हो ये हिस्सा कलेक्टर का है, तो ये कलेक्टर का साइज आप देखो ज़्यादा है, एमीटर कंपेयर में ज़्यादा है। और बेस तो खैर बहुत पतला होता ही है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर। तो लार्जेस्ट एरिया होता है कलेक्टर का। तो आप कह सकते हो क्यों? क्योंकि इससे चार्ज को कलेक्ट करना होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ होता है जो इसके लार्ज एरिया की वजह से हमें फ़ायदा देता है। होता क्या है? जैसे आप सोचो आपने कभी क्रिकेट खेला हो तो जब आप बॉल को कैच करते हो, जैसे आपने कभी देखा ना विकेट कीपर के दस्ताने, जैसे धोनी वगैरह का दस्ताना देखो तो उनके जो ग्लव्स होते हैं उनमें उंगलियों के बीच में जगह होती है। ऐसे फैलाते हैं तो उंगलियों में जगह दिखाई पड़ती है। क्यों होता है? ताकि वो अगर वो पूरा हाथ फैलाएं तो ये सब कवर होता है तो बॉल के फिसल के जाने के चांस कम होते हैं। तो एक तरह से उसका एरिया जो तो होता है ना बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा, जैसे कहीं हीट होती है तो अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ा दे उस हीट बॉडी का, तो उससे जो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी है वो बढ़ जाता है। मतलब जैसे आप चाय है या गर्म पानी है या सब्जी है, अगर उसको कटोरी में रखोगे तो वो धीमे धीमे ठंडी होगी। लेकिन अगर उसको आप कटोरी जगह प्लेट में फैला दोगे तो वो सब्जी जल्दी ठंडी हो जाएगी, वो ग्रेवी जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने से जो जो एरिया के प्रोपोर्शन में होता है जो लॉस होती है एनर्जी। तो होता क्या है कि जब एमीटर से चार्ज आते हैं और कलेक्टर में कलेक्ट होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आए वो कलेक्टर में रुके, थोड़ी रेस्ट डाउन हुए, तो उस वजह से क्या होता है उनकी एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर ट्रांजिस्टर इसी तरह से गर्म होता रहा तो एक समय बाद पिघल जाएगा, क्योंकि उस हर सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं उसका एरिया थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो एरिया बढ़ा होने से क्या होता है हीट का एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। एक और आइडिया है जो आप कह सकते हो कि लार्ज एरिया होने का फ़ायदा होता है। हालांकि हीट को मैनेज करने के लिए हमें बकायदा हीट सिंक वगैरह कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, पर फिलहाल ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है। बेस जो होता है, बेस इज़ द थिनेस्ट, सबसे पतला पार्ट होता है और उसकी डोपिंग भी सबसे कम होती है। तो ये क्या करता है? एक तरह से एमीटर और कलेक्टर को कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर क्या होता है? ट्रांजिस्टर में हम 2 पीएन जंक्शन देखते हैं। एक बेस एमीटर के पास होता है, जरा आप देखो इस डायग्राम में, जस्ट आप इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में ये यप ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपका ये तो हो गया एमीटर, ये हिस्सा तो एमीटर का है, ये हिस्सा बेस का है, ये हिस्सा कलेक्टर का है। ठीक है, तो आपके पास एमीटर बेस में एक जंक्शन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ मैं इसको जो मैं शेड कर रहा हूँ ये हो गया। ऐसे ही बेस कलेक्टर पे भी एक हिस्सा दिख रहा है। तो ये इधर भी एन टाइप है, इधर पी टाइप, तो एक पीएन जंक्शन बन गया, इधर भी एन टाइप तो भी पीएन जंक्शन बन गया। तो आप ये कह सकते हो कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक बेस एमीटर पे बनता है, एक बेस कलेक्टर पे बनता है। तो बेस हम कॉमन रख रहे हैं बीच में, बेस मतलब बेस से ही बात शुरू कर रहे हैं। तो 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक होता है बेस एमीटर जंक्शन और दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन।
तो हर बार जब आप ट्रांजिस्टर को यूज करते हो तो ट्रांजिस्टर में दो तरह के पीएन जंक्शन होते हैं, एक बेस एमिटर पे, एक बेस कलेक्टर पर। अच्छा, हर जंक्शन को बिना बैटरी के आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, आपको बैटरी चाहिए ही चाहिए। आप वीडियो की शुरुआत में जो पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हो उसमें मैंने यही बताया है कैसे बैटरी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कैसे वो चार्जों के फ्लो को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है, ट्रांजिस्टर जब करंट के फ्लो को शुरू करेगा तो उसके लिए उसको बैटरी चाहिए, एक्सटर्नल बैटरी चाहिए जो कि उसमें कनेक्ट होती है। तो जब भी आप किसी पीएन जंक्शन डिवाइस के साथ या इस तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ अपनी तरफ से कोई बैटरी जोड़ते हो तो इस घटना को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम बायसिंग कहते हैं। हमने बायसिंग दे दिया, वी हैव प्रोवाइडेड द बायसिंग। तो रूल है यहाँ पर, रूल आपके पास ये है कि आपका जो बेस एमीटर जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, इसको अपने कॉपी में लिख लो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही मूल कॉन्सेप्ट है कि बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और प्यारो बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होता है। ये हमेशा याद रखो, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। अगर आपको कहता है सर मुझे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का मतलब नहीं मालूम है तो जल्दी समझ लो। जैसे आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, इसका एक डिवाइस है डायोड मान लो, एक सिरा P है, एक सिरा N है। तो अगर P को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, N को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया तो P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव, तो ये कौन सा हो जाता है? इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? किसी एक्सटर्नल बैटरी के प्लस को P से जोड़ो और N को निगेटिव से जोड़ो, या कह लो कि बैटरी की हेल्प से P को पॉजिटिव पोटेंशियल मिले, N टाइप को निगेटिव पोटेंशियल मिले, इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए तो उसको नाम दिया जाएगा रिवर्स बायसिंग, इसलिए उसका नाम है रिवर्स बायसिंग, मतलब फॉरवर्ड का उल्टा। तो अगर आपने P को कर दिया निगेटिव पोटेंशियल पे और N को कर दिया पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो इस तरह की स्थिति को हम नाम देते हैं रिवर्स बायसिंग। दिस इज द रिवर्स बायसिंग। तो आपके पास जो ट्रांजिस्टर के अंदर बेस एमीटर जंक्शन है उसको हमेशा ऐसा जोड़ना है बैटरी से कि वो फॉरवर्ड बायस रहे, और जो उसका बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको हमेशा ऐसा जोड़ना है कि वो रिवर्स बायस रहे। इस बात का हमें बिल्कुल पक्के तरह से ध्यान रखना। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर आगे फिर ठीक से काम नहीं करेगा। अगर उसको एम्पलीफिकेशन के लिए हम बात करेंगे तो हम वहाँ पे काम नहीं करा पाएंगे। अब यहाँ पर इस पेज में मैंने वो आपके लिए लिखा है जिसको कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। देखो बच्चों, इस लेक्चर का पर्पस ये है कि आप स्क्रीन को देखें, उससे अपने नोट्स तैयार करें और उस नोट्स को अपने पास रखें। ये तो मैंने कंप्रेस करके लिखा, आपको इन नोट्स को और कंप्रेस करना है, आपको इन नोट्स को और कंप्रेस करना है और बिल्कुल अब आपको हर पॉइंट का मतलब समझना है कि इस पॉइंट में कहा क्या गया है। हो सकता है इसमें कुछ गैर ज़रूरी बातें हों जिनको कि अवॉइड किया जा सकता है, आप उनको गैर जरूरी बातों को हटा भी सकते हो, लेकिन ज़रूरी बात क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से पॉइंट वाइज लिखने, यू नीड नॉट टू राइट अ होल कथा नहीं लिखनी है आपको बहुत सारी। एग्ज़ाम आए, आंसर को अपने पॉइंट वाइज रखो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस पॉइंट में क्या ज़रूरी है जिसको कि बिना रखे काम नहीं चलेगा। तो जैसे जो मैंने वहाँ बोला है इस लेक्चर की शुरुआत में, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। जस्ट मैं आपके लिए एक बार इसको पढ़ देता हूँ और आप इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। लिखा है द बैटरी VBB। अब हमने यहाँ पर एक बैटरी को जो बेस के साथ जुड़ी हुई इसको VBB नाम दे दिया, जो कि स्मॉल है, मतलब एक तरह से देखो सिंगल बैटरी ली है, एक प्लस एक माइनस सिरा है। इज कनेक्टेड एट द बेस एमीटर जंक्शन। देखो यहाँ पर ये बेस एमीटर जंक्शन है, इस पर जोड़ रखा है। तो दिस पुशेस, अभी इलेक्ट्रॉन क्या, ये जो बैटरी क्या करती है, दिस पुशेस द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द बेस टू क्रॉस द जंक्शन। तो ये जो बैटरी का निगेटिव सिरा क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है। मैंने बताया था, जैसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन पुश हुए, इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है। किस तरफ पुश करता है? अपना जो बेस एमीटर जंक्शन है उस तरफ पुश करता है। एज द इलेक्ट्रॉन लीव एमीटर रीजन, इक्वल इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एमीटर फ्रॉम द बैटरी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पुश होके एमीटर को छोड़ करके आगे बेस में चले जाते हैं तो एमीटर में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसको को पूरा करने के लिए बैटरी के VBB से इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं और उसकी वजह से एक करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में है फ्लो होती है। एमीटर में चूंकि ये एंटर कर रहे हैं तो इसको एमीटर करंट कहेंगे। सो दिस गिव्स द एमीटर करंट। तो इसकी वजह से एमीटर करंट यहाँ आपको मिलती है। उसके बाद फिर क्या होता है, द चार्ज एंटर फ्रॉम एमीटर इनटू बेस रीजन विच इज़ वेरी थिन। तो जो चार्ज है एमीटर से
बेस में एंटर करते हैं, जबकि बेस खुद भी एक बहुत ही पतला हिस्सा है। सो दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCC। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ ये बैटरी VCC है जो बेस कलेक्टर जंक्शन के पास लगी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो कि एमीटर से निकल के बेस में आए हैं, तो जब बेस में रहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने बड़ी बैटरी लगा रखी है। देखो यहाँ पे 2 प्लेटें लगी हैं, प्लस माइनस दिखा रही है, तो ये बड़ी बैटरी है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को महसूस करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर उनको महसूस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेस से आगे बढ़ जाते हैं कलेक्टर की तरफ। अब एट द सेम टाइम सम इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड विद द होल्स ऑफ द बेस रीजन। मैंने बताया बेस रीजन में P टाइप का रीजन है, तो वहाँ होल्स मेजॉरिटी में है। तो जो इलेक्ट्रॉन एमीटर से गए हैं वो उन पहले से मौजूद होल में से रिकम्बाइन कर जाएंगे। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टूवर्ड कलेक्टर आर लेस इन अमाउंट एंड व्हेन अराइव एट द कलेक्टर दीज इलेक्ट्रॉन एंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC। तो अब क्या हुआ, एमीटर्स चले थे 100, बेस में कुछ रिकम्बाइन कर गए, बाकी जो बचे वो कलेक्टर में गए और वहाँ पर आगे जा कर के वो बैटरी के VCC टर्मिनल के पॉजिटिव में एंटर किए, जिसकी वजह से एक कलेक्टर करंट फ्लो होती है। ठीक है, कलेक्टर करंट फ्लो हो गई। अब मसला है बेस करंट की बात कैसे आई। तो जब बेस में इलेक्ट्रॉन होल को रिकम्बाइन कर लिए तो आप कह सकते हो कि बेस वाले हिस्से से होल एक तरह से कह लो गायब हो गए थे। भाई डोपिंग वैसे कम थी, वहाँ वैसे ही होल कम थे। आए जो 100 में से वो कुछ रिकम्बाइन कर गए तो होल की संख्या कम हो गई। अब होल की संख्या कम हो गई, घट गई, 0 हो गई, तो वो तो P रीजन नहीं रह गया ना। P रीजन का मतलब क्या था, एक ऐसा रीजन जहाँ होल मेजॉरिटी में हो, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। डोपिंग कम हो तो भी कोई बात नहीं, डोपिंग कम का मतलब हमने इम्प्योरिटी कम मिला है, लेकिन व्यवहार थोड़ी बदल दिया है। तो अभी भी वहाँ होल, मतलब ऐसा होगा अगर 3 होल है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, होल में हमेशा मेजॉरिटी में होंगे। अगर 20 होल है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का रेशियो वहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है टू मेंटेन द चार्ज सिचुएशंस, तो जिसको मैंने कहा था चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज सिचुएशन मैंने यहाँ कहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी। तो टू मेंटेन द चार्ज सिचुएशन इन बेस सम कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द बेस ब्रेक्ड क्विकली। ठीक है, टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। टूटने की वजह से क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। सो द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो नए इलेक्ट्रॉन है ये तो एक्सेस वाले हैं ना, तो ये तुरंत क्या करेंगे, VVB के पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और बैटरी के VVB के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएंगे एंड प्रोड्यूस अ बेस करंट, और जिसकी वजह से एक बेस करंट IB यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो अब आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक करंट IE है। तो प्यारो ये जो IE करंट थी ये किसकी वजह से फ्लो कर रही थी, ये आप कह लो 100 इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो कर रही थी। बेस करंट कितनी की वजह से फ्लो की, 3 इलेक्ट्रॉन। बचे हुए जो करंट इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, कलेक्टर से होते हुए बैटरी में चले गए VCC, तो ये हो गए 97। तो आप यहाँ पर देखो, इस जगह मैंने बताया है कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 100 की वजह से है एमीटर, 97 की वजह से है कलेक्टर, तो लगभग दोनों बराबर सा मामला रख रहा है। लेकिन ये दोनों ही करंट बेस करंट से बहुत ज़्यादा होती है। सो बाय किरचॉफ लॉ, करंट लॉ जो है, वी मे राइट द ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन दिस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसको हम ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन कहते हैं, जो ये कहती है कि जो एमीटर करंट होता है इट इज़ द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सिंबल। लास्ट टॉपिक में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इवन एम्पलीफायर के बारे में बात कर सकते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि एम्पलीफायर के बारे में इसके बाद बात करनी चाहिए। तो आज का लेक्चर तो हो गया है, अगर दोनों को मिला देंगे वीडियो तो बहुत ठीक ठाक सा बन जाएगा। इसको कवर कर लेंगे तब हम अगले वीडियो को आपके सामने लाएंगे। तो सिंबल की बात करें बच्चों, तो सिंबल का सीधा सा ये है कि अगर आपको PNP ट्रांजिस्टर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको एक सर्किल बनाओ चाहे ना बनाओ, इंटरनेशनल सिंबल में तो सर्किल नहीं बनाते हैं, लेकिन हमने बना दिया है। तो आपने पहले एक बेस ले लिया, ये आपका बेस है, ये आपने बेस ले लिया, एक ऐसे T जैसा बना दिया ना, लग रहा है मेज बना दी है। उसके बाद फिर आप एक सिरा ला करके यहाँ बेंड कर दो, एक दूसरा सिरा को बेंड कर दो, और आपको बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ देनी है। जो गैप ये दिखा रहा है कि बेस बहुत पतला सा है। अच्छा, जिस एंड पे आप एरो लगाओगे वो एंड होगा एमीटर का, ठीक है, और जिस एंड पे एरो नहीं लगाओगे वो एंड होगा
कलेक्टर का। तो अगर आपको NPN ट्रांजिस्टर बनाना था, पहले आपने बेस बनाया, फिर आपने एक सिरा ये बनाया और एक सिरा ये बनाया। अब आपके पास चॉइस है, चाहे आप राइट वाले को एमीटर बनाओ चाहे लेफ्ट वाले को एमीटर बनाओ। आपने एरो अंदर की तरफ लगा दिया। एरो की नोच जिधर होती है इधर N होता है, तो एरो की नोच जिधर है तो ये N होगा। एरो की टेल जिधर होती है, पूंछ जिधर होती है वो P होता है। अगर ये P है तो ये भी P होगा। तो ये वाला P आपका एमीटर हो गया, ये वाला P कलेक्टर हो गया और ये वाला N बेस हो गया। तो ये आपका PNP ट्रांजिस्टर हो गया। वैसे ही अगर आपने देखो यहाँ एरो की डायरेक्शन को पलट दिया, तो एरो की नोज ऊपर है तो N इधर हो गया, पूंछ इधर है तो P हो गया। अगर एक बार ये डिसाइड हो गया तो जो एमीटर का नेचर और कलेक्टर का नेचर एक होता है, तो ये आपका NPN ट्रांजिस्टर हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कनेक्शन याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं भी कुछ जगह छूटी ना रहे। ऐसा ना हो कि बेस पे आपने बनाया, आप कुछ लोग जल्दी में ऐसे बना दिए, इस तरह से बना दिए। तो ये देखो यहाँ छूटा रह गया, यहाँ छूटा रह गया, कनेक्शन तो है ही नहीं। तो टेक्निकली तो ये आपका सर्किट कंप्लीट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कनेक्शन टूटे हुए हैं, कलेक्टर बेस से जुड़ा ही नहीं है, कुछ क्रैक हो गया है ऐसा लग रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब होता है क्या है, आपने जैसे तैसे बना दिया और अब आप घर जाके जोड़ रहे हो कि भाई उसमें मुझे 5 नंबर तो मिल जाएंगे, 7 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था, कितना काटेगा कोई, 5 साढ़े 5 तो देगा ही। लेकिन अब वो टीचर के ऊपर है, उसने ये देखा कि हड़बड़ाहट में इतनी क्या मूर्खता दिखा देनी। तो टेक्निकली तो गलत है, उसने कहा कि कभी न कभी तो सज़ा देनी पड़ेगी, वरना ये मूर्खता बार बार करते रहेंगे, और उन्होंने नंबर काट लिया। हाँ, भले उसमें एक ये बात है कि आपको पता ही नहीं चला कि आपकी मूर्खता वहाँ क्या थी और आपका नंबर कट गया, बट फिलहाल इस तरह की गलतियों को हमें अवॉइड करना है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए अगला जो हम लोग बात करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग इस बारे में ज़रूर बात करेंगे डिटेल में कि आखिर ये ट्रांजिस्टर 1947 से पहले कैसे, मतलब कैसे ये सब डेवलप हुए, क्यों इसकी ज़रूरत थी हमें डेवलप करने की, ट्रांजिस्टर को क्यों इतना ज़रूरी हिस्सा माना गया डेवलपमेंट का कि हमको ट्रांजिस्टर डेवलप करना है, और उसके लिए इतना सारा बेल लेबोरेटरी में इतने सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के सारा काम किया था। तो हम लोग इस चीज़ को आगे आने वाले समय में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, और स्पेसिफिकली व्हाई द एम्पलीफायर्स आर यूज। और उस एम्पलीफिकेशन के दौरान हम लोग मोड ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, बेस, कॉमन बेस मोड, कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन एमीटर मोड। और हमें बहुत ज़रूरी है जानना इनका लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड सेइंग कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड कॉमन विद द बेस, विद द कलेक्टर, विद द एमीटर टर्मिनल्स। तो होप यू लाइक इट, एंड जैसा भी आपका कमेंट हो, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो, आप कमेंट में जरूर बताया करिए हमें। चलिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।